हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आप सभी को हैप्पी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसे वक्रों के बारे में, अर्थात ऐसे कर्व्स के बारे में जिनकी कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं होती, अर्थात जिनकी अनंत स्पर्शियों का अस्तित्व नहीं होता, जिनकी कोई एसिम्प्टोट नहीं होती। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आज का होने वाला है। आप शुरू से लेकर के आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको बहुत अच्छे से पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। अनंत स्पर्शी के जब से मतलब अनंत स्पर्शी का जो पहला लेक्चर है, दूसरा, तीसरा, वो उन सभी वीडियोस के लिंक आपको दिए हुए हैं। यहाँ तक कि वक्रता त्रिज्या वाले चैप्टर के भी सभी वीडियोस के लिंक आपको दिए हुए हैं। जरूर जाइए, जरूर देखिए, आपको पूरा पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अनंत स्पर्शी का जब आप बेसिक से जानेंगे कि क्या होती है अनंत स्पर्शियां, किस तरह उनको ज्ञात किया जाता है, कौन कौन सी विधियां हैं, तो दोस्तों आपको पूरा जब बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जिन वक्रों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनकी अनंत स्पर्शियां हम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे लेकिन हमको मिलेंगी नहीं, तो वो ज्ञात करने की जो विधि रहेगी वो पुरानी विधि ही रहेगी। इसलिए आपने वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो जरूर जाइए और जरूर देखिएगा। दोस्तों, तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं। ऐसे वक्रों को हम आज देखेंगे जिनकी कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं होती है, कोई एसिम्प्टोट नहीं होती है जिनकी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं परवलय की, अर्थात पैराबोला की। तो इसका इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, या इसको अपन लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 4ax बराबर 0। अब एसिम्प्टोट पता करने के लिए जो हमारा जो नियम है, उसमें सबसे पहला काम हमको ये करना है कि कर्व के इक्वेशन में आपको उच्चतम घातांक वाले पदों को देखना है, यानी हाईएस्ट डिग्री टर्म्स को देखना है। और हाईएस्ट डिग्री टर्म्स में आपको x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर m रखना है। तो ये वाला कितने डिग्री वाला टर्म है? ये 2 डिग्री वाला टर्म है, क्योंकि यहाँ पावर 2 दिखाई दे रही है। ये कितने डिग्री वाला टर्म है? ये 1 डिग्री वाला, क्योंकि यहाँ x बस है और उसकी पावर 1 है। और a तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, हमको वेरिएबल की पावर को देखना होता है। तो 4a कांस्टेंट हो गया, x है यहाँ पे, उसकी पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 2 है। तो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा होगा? ये वाला होगा। ठीक है, तो एकमात्र टर्म है हाईएस्ट डिग्री वाला। और हमारा नियम क्या कहता है कि हाईएस्ट डिग्री टर्म्स में x की जगह 1 और y की जगह m रखो। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म में हमको x तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो y दिखाई दे रहा है, तो उसमें अपन m रख देंगे। और जो आता है ना दोस्तों, हाईएस्ट डिग्री टर्म 2 डिग्री वाला है, तो φ2 यहाँ पे निकलेगा, φ2 m, और वो होगा m स्क्वायर, क्योंकि हमने y के स्थान पर m रखा है। हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 है, तो 2 डिग्री वाले टर्म्स, अगर और भी मान लो 2 डिग्री वाले टर्म्स होते तो हम उन सभी में जहां चाहे x है वहां 1 और जहां जहां y है वहां m रखते। तो ये सब चीजें अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है या आपके लिए अगर नहीं है, तो इसीलिए आपको ये नयापन लग रहा है, क्योंकि आपने इसके पहले के वीडियोस हो सकता है नहीं देखे होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और फिर ये तुरंत तुरंत आपको समझ में आएगा। तो φ2m निकल गया दोस्तों, m स्क्वायर। इसके बाद हमारा क्या प्रोसेस होता है? इसके बाद हमारा प्रोसेस होता है कि भाई φ2m जो आया है उसको आप 0 के बराबर रखते हैं। तो इसके बराबर 0 मतलब m स्क्वायर बराबर 0 रखने पर, अब m स्क्वायर बराबर 0 रखोगे तो m की वैल्यूज निकलेंगी। ठीक है, तो m की वैल्यूज 0 0, दो वैल्यूज आई यहाँ पे, यानी कि दोनों सेम सेम वैल्यूज है। तो चलिए, अब हमारा काम क्या होता है? अब हम जो φ2m निकाले हैं ना, ठीक है, उसको एक बार आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो m के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2m, इसकी जरूरत पड़ती है। अब कर्व के इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री से एक कम डिग्री, यानी कि उच्चतम घातांक से एक कम घातांक वाले पदों में x के जगह 1 और y की जगह m रखते हैं। ठीक है, तो चलिए, अब हाईएस्ट डिग्री तो यहाँ पे 2 डिग्री वाला टर्म था, तो उससे एक कम वाला कौन है? तो -4ax है। तो जब ये -4ax है तो इसमें x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर m, तो y है ही नहीं, तो ये x है, तो x के स्थान पर 1 रखो। तो अब जो आएगा उसको φ1m कहेंगे, और ये मात्र 4a आएगा, क्योंकि हमने हाईएस्ट डिग्री से एक कम डिग्री, तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 है, तो उससे एक कम डिग्री यानी 1, और 1 डिग्री वाले टर्म्स पे x के स्थान पर 1
और y के स्थान पर m हमने रखा है। तो 1 डिग्री वाले टर्म में तो y है ही नहीं, तो चलो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, x के स्थान पर 1 रखते हैं, तो ये -4a हमको मिला है। ठीक है, -4a हमको मिला है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये सब क्यों निकालते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि ये सब हम लोग c के मान के निर्धारण के लिए निकालते हैं। अब c के मान निकालेंगे तो इसलिए सूत्र होता है -5n-1m अपॉन 5n-m, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 5n-1m अर्थात 5 1m। ठीक है, तो 5 1m और यहाँ 5 2-m। ठीक, चलिए तो अब वैल्यूज रखिए दोस्तों। तो यहाँ पे आप पाएंगे -5 1m की वैल्यू कितनी है, -4a। ठीक है, देखो 5 1m की वैल्यू -4a और अपॉन 5 2-m, तो 5 2-m कितना है, 2m, ये हो जाएगा 2m। तो c की वैल्यू जाएगी 4a/2m, या यूं कहिए कि ये हो जाएगा आपका 2a/m। तो दोस्तों अब हम यहाँ से प्राप्त m के मानों के संगत यहाँ c के मान प्राप्त करेंगे। तो जैसे ही हम m का मान 0 रखते हैं दोस्तों, ठीक है, जैसे ही m का मान 0 रखने की सोचते भी अगर है तो c का मान सीधा अनंत की ओर प्रवृत्त होता है, क्योंकि अपॉन में 0 रखने का मतलब c का मान अनंत। तो दोस्तों अब c का मान अनंत की ओर प्रवृत्त हो सकता है या c का मान माइनस अनंत की ओर प्रवृत्त हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि a कैसा है। अगर a पॉजिटिव है, a की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो c अनंत की ओर बढ़ेगा, अगर a की वैल्यू मान लो नेगेटिव है तो c -इन्फिनिटी की ओर प्रवृत्त होगा। ठीक है, तो जब c अनंत की ओर प्रवृत्त हो रहा है या माइनस अनंत की ओर प्रवृत्त हो रहा है तो फिर एसिम्प्टोट मिल कैसे सकेगा, क्योंकि एसिम्प्टोट का इक्वेशन अर्थात स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, तो इसमें m और c की वैल्यूज रखनी पड़ती है। अगर c की कोई यहाँ से फाइनाइट वैल्यू हमको मिली होती, m की वैल्यू 0 रखने पर अगर c की कोई फाइनाइट वैल्यू मिली होती तब तो हमारी बात बन जाती, चलो भाई एसिम्प्टोट का इक्वेशन आ गया, परंतु c खुद जो है इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हो रहा है। कैसे हो रहा है दोस्तों, आपको पता चल रहा है, इस m के जगह में हम लोग कौन सी वैल्यूज रखते हैं, जो यहाँ से 5n(m) रखने पर जो m की वैल्यूज मिलती है उन m की वैल्यूज को हम लोग यहाँ रखते हैं और c की वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो c की वैल्यू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर जा रही है। ऐसी स्थिति में अगर आप ग्राफ के माध्यम से देखें, ठीक है, देखो ये जैसे मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये वो स्ट्रेट लाइन है, मान लो ये स्ट्रेट लाइन है y = mx+c। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वास्तव में ये c क्या होता है दोस्तों, किसी भी स्ट्रेट लाइन द्वारा जो y एक्सिस पर ये तो कोई हिस्सा कटा हुआ है ना, ये इंटरसेक्शन, कोई भी स्ट्रेट लाइन y एक्सिस पे जितना हिस्सा कट करती है, ओरिजिन से जितना हिस्सा कट करती है ना, उसकी लेंथ को बोलते हैं c। अब c खुद अनंत हो रहा है, इसका मतलब ये लेंथ खुद इन्फिनिटी हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रेट लाइन खुद बहुत दूर है, इन्फिनिट डिस्टेंस पे है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे। भैया एसिम्प्टोट की डेफिनेशन में ये बात फिट नहीं होती। एसिम्प्टोट की डेफिनेशन में बाकायदा लिखा है कि वह स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व को इन्फिनिटी पे जाकर टच करे, परंतु वो स्ट्रेट लाइन खुद ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, ओरिजिन अर्थात मूल बिंदु से खुद परिमित दूरी पर हो, भले वो वक्र को अनंत पर स्पर्श करे। और उसका फोटो भी अपन ने ऐसे कुछ बनाया था, देखो ये जैसे वक्र है और ये स्ट्रेट लाइन है, देखो ये ऐसे है, तो ऐसे लग रहा है कि ये देखो ये कर्व है y = fx और ये स्ट्रेट लाइन, तो देखो स्ट्रेट लाइन खुद ओरिजिन से फाइनाइट दूरी पर है, लेकिन कर्व को कहाँ टच करिए, इन्फिनिटी पे। तो कर्व को इन्फिनिटी पे टच करेगी लेकिन खुद ओरिजिन से फाइनाइट दूरी पर रहेगी, तब वो एसिम्प्टोट है। परंतु यहाँ तो खुद c अनंत हो चला है, c अनंत हो चला, इसका मतलब क्या स्ट्रेट लाइन खुद इन्फिनिटी पे है, तो ऐसी स्थिति में ये एसिम्प्टोट की डेफिनेशन नहीं है, अर्थात एसिम्प्टोट का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो दोस्तों तो आपको ये समझ में आया होगा कि अगर 5nm, यहाँ पे n की जगह 2 दिख रहा है, ठीक है, अगर 5nm = 0 रख करके जो आपको m की वैल्यूज मिलती है, अगर उन m की वैल्यूज को जब c के सूत्र में रखते हैं तो अगर इसका डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है किंतु न्यूमरेटर नॉन जीरो हो रहा है, इस बात को भी ध्यान रखना है। इसको अगर मैं एक फॉर्मूले के रूप में लिखूं तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, यदि 5nm = 0, जो अपन इस इक्वेशन को रखते हैं 0 के बराबर और उसको जब हल करते हैं और उससे जो m के मान प्राप्त होते हैं,
m के, है ना, इससे प्राप्त m के किसी मान के लिए, m के किसी मान, एक मान हो सकता है या एक से अधिक मान हो सकते हैं, ठीक है। तो मान या मानो, वैल्यू या वैल्यूज देखते हैं। मानों के लिए अगर, ठीक है, c के फॉर्मूले में, ठीक है, c का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, माइनस फाइव एन माइनस वन एम अपॉन फाइव एन डैश एम। इस सूत्र में अगर मान लो फाइव एन डैश एम जीरो हो जाए, ठीक है, यहाँ से जो m की वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है, फाइव एन एम बराबर जीरो, उसको जब अपन सॉल्व करेंगे और m की वैल्यूज मिलेगी, अगर उनमें से किसी वैल्यू के लिए, एक या अधिक कोई भी वैल्यू के लिए, अगर मान लो फाइव एन डैश एम जीरो हो जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे हुआ, ये जीरो हो जा रहा है, किंतु फाइव एन माइनस वन एम जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है, ये जीरो नहीं हो रहा है लेकिन ये हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में c जो है वो अनंत या माइनस अनंत की ओर टेंड कर रहा है, प्रवृत्त हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। कौन जीरो हो जा रहा है, ये जीरो हो जा रहा है, लेकिन ये जीरो नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में c अनंत या माइनस अनंत की ओर प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात उस वक्र की अनंत स्पर्शी का अस्तित्व नहीं है, अनंत स्पर्शी नहीं है। तो दोस्तों यही वो फैक्ट है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। यहाँ पे भी वही c अनंत या माइनस अनंत की ओर प्रवृत्त हो रहा है, वो किस अनुसार, वो a पॉजिटिव है कि निगेटिव, उस अनुसार। a पॉजिटिव है तो अनंत की ओर, और a नेगेटिव है तो माइनस अनंत की ओर। तो दोस्तों ये उसका जनरल फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा कि अगर ये स्थिति है तो उस वक्र की, यानी उस कर्व की अनंत स्पर्शी का अस्तित्व नहीं होगा। और क्या क्या परिस्थितियां हो सकती है, चलिए उन पर भी चर्चा करते हैं। दोस्तों एक और खास बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर जब यहाँ से m की सेम वैल्यूज मिलती हैं उस समय तो पैरेलल एसिम्पटोट होता है ना भाई, उस समय एसिम्पटोट कैसा होता है, पैरेलल होता है। तो दोस्तों उस समय एसिम्पटोट पैरेलल होता है तो उसमें c की वैल्यू 0/0 होती है, याद करो, ठीक है। अगर एसिम्पटोट पैरेलल मिलना होता है तो m की वो जो सेम वैल्यूज होती है, जो दोहराई गई होती है, ठीक है, जो मल्टीपल रूट्स होते हैं, उसके लिए c की वैल्यू 0/0 मिलती है। इस पर अलग से एक वीडियो बना हुआ है, आप जरूर देखिएगा। यहाँ पर तो हमको c की वैल्यू 0/0 नहीं बल्कि नॉन 0/0 मिल रही है, अर्थात साफ साफ पता चल रहा है कि c अनंत हो रहा है। यहाँ पे तो c अपरिभाषित, अनिर्धारित रूप में मिला, तो इसलिए हम लोग c के लिए दूसरा फॉर्मूला भी यूज किए थे, इसलिए आप जरूर वो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। परंतु यहाँ पर कैसे दोस्तों, यहाँ पे m की वैल्यूज के लिए c अनंत हो जा रहा है सीधा, ठीक है। अंश जो है यानी न्यूमरेटर जो है वो नॉन जीरो, किंतु डिनोमिनेटर जो है वो जीरो मिल जा रहा है, इसलिए ये कंडीशन हो रही है। चलिए एक आध और कर्व के बारे में सोचते हैं, उसको भी देखते हैं अपन। दोस्तों अगर बात करें अपन इलिप्स की, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, ये इलिप्स का जनरल इक्वेशन है। अगर अपन लॉजिकल वे में सोचे तो इलिप्स कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखो इलिप्स खुद एक सीमित क्षेत्र में फैला हुआ वक्र है, मतलब ये खुद अनंत तक नहीं भागता है। एसिम्पटोट का डेफिनेशन क्या है, एसिम्पटोट मतलब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व को अनंत पे जाके, इंफिनिटी पे जाके टच करे। जब ये कर्व खुद ही इंफिनिटी तक नहीं जा रहा है तो कोई स्ट्रेट लाइन उसको कैसे जा करके अनंत पे टच कर सकती है, इसलिए इसकी कोई एसिम्पटोट का एग्जिस्टेंस नहीं होता, इसकी कोई अनंत स्पर्श नहीं होती, क्योंकि ये वक्र खुद अनंत तक नहीं भाग रहे, ये तो बंद वक्र है, बंद मतलब क्लोज्ड, एक सीमित क्षेत्र में फैला हुआ है। अनंत स्पर्शी का अस्तित्व होने के लिए वक्र को इस नेचर का होना चाहिए, कर्व का नेचर ऐसा होना चाहिए जो अनंत तक भागे, ताकि एसिम्पटोट उसके पीछे अनंत तक भागे, लेकिन ये तो फाइनाइट क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। तो इस कारण इसका कोई अस्तित्व नहीं होता, मतलब इसकी अनंत स्पर्शी का कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर आप इस मेथड से अगर आप इसको सिद्ध करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको ऐसे लिखेंगे, फिर आप बोलेंगे सर हाईएस्ट डिग्री टर्म में आप x की जगह 1 और y की जगह m रखो, तो हम यहाँ से निकालेंगे, देखो क्या निकलेगा, 5 to m निकलेगा। तो x की जगह, क्योंकि 2 डिग्री का टर्म हाईएस्ट है, ये तो कांस्टेंट है, तो x की जगह 1 और y की जगह m रखोगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। आप जब उसको जीरो के बराबर रखोगे तो आप क्या पाओगे पता है, आपको यहाँ से m की वैल्यू इमेजिनरी मिलने वाली है, देख लो आप, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0 रखोगे तो ये माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब दोस्तों ये देखो, ये
रूट लूंगा जब एम स्क्वायर हटाऊंगा। देखो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी वैल्यू, एम का वैल्यू इमेजिनरी मिल रहा है, खेल खत्म हो गया यहीं पे। ठीक है दोस्तों, तो जब आपने इसको जीरो के इक्वल रखा, एम की वैल्यू निकालनी चाहिए, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन मतलब इमेजिनरी, तो ऐसे ही पता चल गया कि इसकी अनंत स्पर्शी नहीं होती। ऐसे ही आप सर्कल के लिए अगर देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो वो भी एक फाइनाइट मतलब एक रेडियस ए है, मतलब रेडियस से जितनी भी होगी उस हिसाब से सर्कल बनेगा, इंफिनिटी तक तो नहीं भागेगा ना। कोई फाइनाइट रेडियस लोगे तो फाइनाइट रेडियस का आपको सर्कल मिल जाएगा, वो अनंत तक नहीं भागेगा। इसलिए कोई एसिम्प्टोट इसकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि एसिम्प्टोट तो वो होती है जो कर्व को इन्फिनिटी पे जाके टच करे। ठीक है, तो इस बात को आप जरा ध्यान रखिएगा। चलिए अब एक इसका भी आप चाहो तो फाइव टू एम निकाल के देख सकते हो। फाइव टू एम निकालोगे तो कितना होगा, एम स्क्वायर प्लस वन, और जीरो बराबर रखोगे दोस्तों तो यहाँ से एम की वैल्यू कितनी होगी, रूट ओवर माइनस वन, यानी प्लस माइनस रूट ओवर माइनस वन। यहाँ पे भी आपको प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 20 का मिलेगा, मतलब आयोटा के फॉर्म में मिल रहा है। तो हो गया, तो इनकी भी अनंत स्पर्शी नहीं होती, इसकी भी अनंत स्पर्शी नहीं होती। तो कई कारण हो सकते हैं अनंत स्पर्शियां न मिलने के। एम का मान ही आपको वास्तविक नहीं मिल रहा है, एम की रियल वैल्यूज ही नहीं मिल रही है, तो कहाँ से एसिम्प्टोट होगा। और एम की रियल वैल्यूज मिल रही है जिसके लिए फाइव इंडेक्शन जीरो हो जा रहा है, लेकिन ये जीरो नहीं हो पा रहा है, तो सी की वैल्यू तो वैसे ही इन्फिनिटी हो रही है, इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी, तब भी एसिम्प्टोट का एग्जिस्टेंस नहीं हो रहा है। तो अलग अलग कारण है एसिम्प्टोट का एग्जिस्टेंस न होने के। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट में कम से कम किसी एक ऐसे कर्व का नाम बताइए जिनकी एसिम्प्टोट का एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, हमने यहाँ पे आपको पैराबोला, इलिप्स और सर्कल के बारे में बताया। आप कम से कम एक ऐसे वक्र या कर्व के बारे में बताइए जिनकी एसिम्प्टोट नहीं होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की एक अन्य विधि के साथ। तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। दोस्तों मैथ्स के संपूर्ण तैयारी के लिए ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा, न केवल बीएससी बल्कि आगे आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये चैनल बहुत हेल्प करेगा। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।